तो रिवीजन तो कर लिया अभी तक जितना किया था, आज कुछ नया पढ़ता है। अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि बिजनेस के अंदर में हर चीज सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। इफ ट्रांजेक्शन है एंड रिलेटेड टू बिजनेस है तब हम लोग उसको लिखेगा, नहीं लिखेगा तो हमें याद भी नहीं रहेगा, तो लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने बोला था कि सपोज तुम्हारे 50 डेटर है, तुमको किससे कितना पैसा लेना पता ही नहीं चलेगा ना, तो तुमको सिस्टमेटिक तरीके से लिख के रखना पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं है ना कि जिनसे पैसा लेना है और जिनको पैसा देना है सबको एक साथ लिख देगा, अलग अलग करके लिखेंगे, तो सिस्टमेटिक है। इसीलिए अकाउंट्स इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्लियर है? तो अब वी कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। अब आप लोग को डेफिनेशन पूरा समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन लिखेगा एंड देन उसको क्रैक करने का कोशिश करेगा। लिखना डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। धंधे में धंधे के बारे में लिखने के लिए पता करना पड़ेगा क्या वो ट्रांजैक्शन धंधे का है या नहीं है। सबसे पहला काम ही यही है कि आइडेंटिफाई करो क्या ये रिलेटेड टू बिजनेस है। एंड इफ रिलेटेड टू बिजनेस है तो सेकंड चीज दिमाग में आता है क्या पैसा बता सकते हो। इफ रिलेटेड टू बिजनेस है, जैसे कि एग्जांपल तुम्हारे बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें 2 मैनेजर अपॉइंट कर रखे और दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। अब बताओ क्या इस बात को हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? यस, मॉनिटरी मीन्स में नहीं है, वी कैन नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बट यू थिंक दिस इज अ वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर अवर यूजर्स, बिकॉज मैनेजर के बीच में झगड़ा है तो बिजनेस में भी तो अच्छे से नहीं चलेगा ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा होगा। तो ये मेरे यूजर्स को पता होना चाहिए। सपोज रिलायंस कंपनी के टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स जो है उनमें ही झगड़ा चल रहा है, तो भाई कंपनी के अंदर कोई अच्छा काम होगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी चीज आपको पास करना है, सपोज आप 3 दोस्त है, 3 दोस्त में 2 दोस्त के बीच में झगड़ा चलता है। अब आपको कोई भी डिसीजन लेना है, घूमने जाएगा, यदि एक बोलेगा हाँ तो दूसरा ईगो में बोलेगा ना, क्योंकि हमको तो उसको नीचे दिखाना है ना, राइट? तो कभी भी ये बातें फुलफिल नहीं हो पाएगा, हमारा बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा यदि बिजनेस के की मैनेजरियल पर्सन में झगड़ा चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो है जो मेरे यूजर्स को पता होना चाहिए। बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस, मैंने बोला अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो अकाउंट्स तो क्या बोलता है, एक तो बिजनेस से रिलेटेड होना पड़ेगा, दूसरा मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तभी हम लोग उसका अकाउंटिंग करेगा। बट यहाँ पे रिलेटेड टू बिजनेस तो है बट वी कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि ये क्या करता है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव बातों को लिखता है। क्वांटिटेटिव मतलब जो पैसे की है, बट क्वालिटेटिव बातों को नहीं लिखता। जो क्वालिटी है, जैसे कि सपोज बिजनेस में आग लग गया, अब इसको हम लिख ही नहीं पाएंगे। बट मैं ऐसा बोलूं, बिजनेस में आग लगने की वजह से 1 लाख रुपीस का लॉस हो गया, तो अब वो लिख पाएंगे ना? तो बिजनेस में आग लग गया, ये भी तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टू द यूजर्स। तो ये क्या करता है, ये क्वालिटेटिव बातों को इग्नोर कर देता है और क्वांटिटेटिव बातों को लिख लेता है। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट, जो अपन आज लिखेगा तो दिमाग में रखना। तो अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज एन आर्ट ऑफ it is an art of identification of transactions. It is an art of identification of transactions which can be measured in terms of money. सबसे पहला काम ही यही है कि पता करो क्या वो ट्रांजैक्शन है क्या, एंड उसको तुम मनी में मेजर कर सकता है क्या, which can be measured in terms of money. and अब मेरा असली काम शुरू होता है, जब एक बार पता हो गया कि ये बिजनेस का रिलेटेड है
एंड पैसे की बात हम पता कर सकता है, तो हम लोग क्या करेगा, उसको लिखेगा, लिखने को ही हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड करेगा। इंक्लूड्स नंबर 1 रिकॉर्डिंग, नंबर 2 क्लासिफाइंग, नंबर 3 समराइजिंग, नंबर 4 एनालाइजिंग, and interpretation of the results thereof। आखिरी स्टेज में क्या बोला, ये स्टेज है अकाउंट्स के। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जो बिजनेस का है और रिलेटेड टू मनी है, तो हम लोग उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, फिर उसको क्लासिफाई करेगा, फिर उसका समरी बनाएगा, एंड देन एनालाइज करके हम लोग इंटरप्रेट कर देगा। मतलब किसको इंटरप्रेट कर देगा, यूजर्स को। यूजर्स को, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बताना, तो हम लोग किसको बताएगा, यूजर्स को बता देगा। होल एंड सोल मोटिव ऑफ लर्निंग अकाउंटेंसी क्या है, ताकि हम यूजर्स को कम्युनिकेट कर सके, राइट। तो ये लास्ट स्टेज है मेरा। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा सबसे पहले आप उसको रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने का मतलब लिखोगे। अब कहां लिखोगे, अकाउंट्स के अंदर में रिकॉर्डिंग करने का मतलब है दो चीज, या तो अपन जर्नल बनाएगा, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा बुक्स है, यहां रिकॉर्ड कैसे होता है, बुक्स का पेजेस होता है, उसमें लिख दिया जाता है, बट वो भी तो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं ना। वैसे ही हमें बिजनेस में लिखना है, बट बिजनेस में जिस तरीके से लिखेंगे पहली बार, उसको बोलते हैं या तो जर्नल, इधर यू विल डू जर्नल, और सब्सिडियरी बुक्स। ये अपन बनाना सीखेंगे रिकॉर्डिंग स्टेज पर, कि किस तरीके से आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो सिर्फ जर्नल बना लो, या जर्नल के साथ हम क्या बनाएंगे, सब्सिडियरी बुक्स भी बनाएंगे। बुक्स है जैसे कि तुम्हारा अकाउंट्स का बुक, बीएसटी का बुक, इकोनॉमिक्स का बुक, मैथ्स का बुक, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग बुक्स में डाल दिया ना। और एक होता है छोटा मोटा टॉपिक मिसलेनियस, उसके लिए छोटा सा बना दिया। तो सिमिलरली बिजनेस के सर्टेन ट्रांजैक्शन, जैसे कि क्रेडिट परचेज, मतलब क्रेडिट परचेज मतलब उधार में खरीदना। जितना भी आपने पूरे साल भर क्रेडिट में परचेज किया है, उसके लिए एक सेपरेट बुक बना लो। सेपरेट क्या करोगे, बुक बना लोगे और उसमें लिख दोगे, तो वो हो गया परचेज बुक, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। फिर जितना भी आपने क्रेडिट में सेल किया, मतलब उधार में सेल किया, उसका एक अलग बुक बना लो, उसमें जितना जितना उधार में जिस जिस लोगों को सेल किया वो लिख दो, तो वो हो गया तुम्हारा सेल्स बुक। फिर बिजनेस में जितना कैश आया और गया, उसको एक जगह लिख दो, तो वो हो गया कैश बुक। आई बात समझ में। फिर कभी कभी अपन जो गुड्स खरीदते हैं उसको रिटर्न कर देते हैं, तो वो होता है परचेज रिटर्न। तो जितना भी ड्यूरिंग द ईयर आपने गुड्स रिटर्न किया है, उसके लिए एक अलग बुक बना लो, तो वो हो गया परचेज रिटर्न बुक। जो आपने सेल्स किया वो रिटर्न आ भी तो सकता है, तो आप एक सेपरेट बुक बना लो सेल्स रिटर्न। जितना भी सेल्स रिटर्न होगा आप उस बुक में लिखना। तो यहाँ क्या हो रहा है, चीजें बहुत सिस्टमेटिक हो रही है, समझ में आ रहा है। जैसे कि आप लोग क्या करते हो कि आपके वार्डरोब के अंदर में जींस अलग, टी शर्ट अलग, फॉर्मल्स अलग अलग करते हो ना। या फिर मुझे अपने स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाना होगा, तो मैं क्या करूं, सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म एक साथ थोड़ी रखूंगा। क्लास 11 का फाइल अलग बनाऊंगा, 12 का अलग, सीए फाउंडेशन का अलग, सीए इंटर का अलग, 9 का अलग, 10 का अलग, तभी तो बनाऊंगा ना। तो मेरा क्या हो गया, ये अलग अलग हो गया। लेकिन सडनली अचानक कोई मेरे से टैली सीखने आ गया, जीएसटी सीखने आ गया और बोला हम पे कर देगा, तो वो मेरे लिए एक मिसलेनियस काम है। मेरा जो मेन काम है वो तो सेक्शन वाइज मैंने बांट दिया, लेकिन जो छोटा मोटा ऐसे ही कोई दूसरा काम मेरे को करने मिल गया,
तो उसके लिए मैं एक अलग से फाइल बनाऊंगा जहां पे मैं मिसलेनियस रहेगा, छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम, उसको अपन बोलता है जर्नल प्रॉपर। क्या बोलेगा? जर्नल प्रॉपर। वो जर्नल के जैसा ही होता है। इज इट क्लियर? कुछ कुछ सब्सिडियरी बुक्स के नाम क्लियर हुए? क्या क्या नाम बोला मैंने? कैश बुक, जहां पे क्या करेंगे हम लोग? कैश कितना आया और कैश कितना गया रिकॉर्ड कर लेगा। फिर परचेज बुक, उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? जितना भी क्या बोलते हैं क्रेडिट पे सामान, यस, जितना भी क्रेडिट में गुड्स खरीदा है, ये ध्यान रखना। देन और कौन सा बुक बोला? परचेज रिटर्न बुक, जितना भी हमने रिटर्न किया है वो आ जाएगा उसके अंदर। फिर सेल्स रिटर्न बुक, जितना हमने सेल्स किया था वो जो रिटर्न आ गया वो उसमें रिकॉर्ड कर लेगा। फिर एक था सेल्स बुक, सेल्स बुक भी तो था, उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में जितना लोगों को बेचा है वो। अब बोलो सेल्स बुक और परचेज बुक में क्रेडिट ही क्यों रिकॉर्ड करते, कैश क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? कैश के लिए तो हमने अलग से बुक बनाया ही है ना, तो उसके अंदर क्या फायदा रिकॉर्ड करके? तो उस परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज आता है। इफ कैश में हुआ है तो कैश तुम्हारा जाएगा, तो कैश जाएगा तो हम लोग कैश बुक में लिख लेगा उसको। आई बात समझ में? और वैसे ही तुम्हारा होता है एक बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, कभी फ्यूचर में समझेंगे उसको, बस नाम ध्यान में रखना। एंड इन सारा सब्सिडियरी बुक्स में जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकता तब हम लोग एक मिसलेनियस बुक बनाते हैं, उसको हम लोग बोलता है जर्नल प्रॉपर। जैसे कि सपोज तुमने अपने बिजनेस में मशीनरी खरीदा, मशीनरी ऑन क्रेडिट खरीदा, उधार में। अब बताओ मैं कहां रिकॉर्ड करूं? मशीनरी मेरे लिए गुड्स तो है नहीं, गुड्स होता तो मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेता, और कोई तो बुक था भी नहीं मेरे पास परचेज के लिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब ये मिसलेनियस है तो मैं इसको कहां डाल दूंगा? जर्नल प्रॉपर में। क्लियर है? सो जब भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना है, इधर जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। छोटा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, वहां पे जर्नल से ही काम हो जाता है, सारा ट्रांजेक्शन लिखते जाओ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सारा बिजनेस जब होता है तब उन लोग क्या करते हैं? सेग्रीगेट कर देते हैं चीजों को, हर एक चीज के लिए सेपरेशन होता है, तो बिजनेस बहुत इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेगा फ्यूचर में। क्लियर है? रिकॉर्ड तो कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा क्लासिफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है मेरा क्लासिफाई करना। जैसे कि सपोज आपने क्या किया, परचेज बुक में सारा क्रेडिट परचेज लिख दिया, जिससे जिससे खरीदा, राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, जितने भी नाम है, एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड, जो भी है, उन सबका नाम आप परचेज बुक में लिखेगा इफ उधार में खरीदा है तो। लेकिन सोचो तुमको जानना है कि श्याम से कौन सा डेट में परचेज किया, कब तुमने उसको रिटर्न किया, कब तुमने उसको पेमेंट किया, ये सारा पता कैसे करोगे? बेटर है, सोचो मैंने तुम लोगों का एक फाइल बनाया, तुम लोग मेरे से एडमिशन लिया तो हम सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके एक फाइल बना लिया एडमिशन फॉर्म का, ये तो हो गया सारा का। अब मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में जानना है कि उसका टेस्ट में कितना कितना मार्क्स आ रहा है, वो कितना दिन क्लासेस में अटेंडेंट था या फिर कितना दिन एब्सेंट था। तो मैं क्या करूंगा? सबके डेटा देख के फायदा है क्या? मेरे को क्या करना चाहिए? सिर्फ उस स्टूडेंट का फाइल निकालूं और सारा डेटा निकाल लूं कि वो किस किस दिन आई, किस किस दिन नहीं आया, राइट, टेस्ट में कितना स्कोर किया, वो सारा चीज मुझे उसकी फाइल में मिल जाएगा। उसने मुझे कितना फीस दे दिया, कितना फीस अभी भी पेंडिंग है, ये सारा मुझे मिल जाएगा ना डेटा, राइट। तो ये क्या है? क्लासिफाई कर दिया ना। बेसिकली बिजनेस में भी हम लोग यही करते हैं, जितने भी नाम यूज करते हैं उन सबकी सेपरेट सेपरेट छोटी छोटी फाइल्स बना देंगे, तो जिसके बारे में पूछेंगे हम उसकी फाइल निकालेंगे और बता देंगे कि पूरे साल भर उस पर्टिकुलर फाइल के साथ हमने क्या किया, राइट। तो जैसे आपका सब्जेक्ट होता है, आपको कोई बोलेगा कि अकाउंट्स में क्या हो रहा है, तो तुम अकाउंट्स का बुक निकालेगा और उसमें से पढ़ लेगा। बीएसटी बोलेगा तो बीएसटी का बुक निकालेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है। सोचो सारा सिलेबस एक ही बुक में होता, वो तो रिकॉर्डिंग हो गया फिर, लेकिन उसमें ढूंढना तो टाइम लगेगा ना। बट फिर उसके बाद क्या किया? सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया गया, हर एक सब्जेक्ट का अपना बुक बना दिया। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में भी हर एक जर्नल में जितना नाम यूज किया है उसके लिए हम अपना बुक बना देगा, जिसको अपन बोलता है लेजर्स। क्या बोलते हैं? लेजर्स। तो जब अपन आएंगे क्लासिफिकेशन लेवल में तो वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। लेजर में बेसिकली क्या होगा?
उस पर्टिकुलर पर्सन का डिटेल ट्रांजेक्शन पूरा साल भर जो किया, लेकिन मेरे को डिटेल नहीं जानना। मेरे को बस ये जानना है कि राम से कितना लेना है, श्याम से कितना लेना है, मोहन से कितना लेना है, घनश्याम को कितना पे करना है, मेरे बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने रुपीस की है, टोटल गुड्स कितना पड़ा, टोटल जानना है। तो टोटल जानने के लिए पूरा फाइल खोलने का क्या जरूरत है, मेरे को समरी बता दो ना। जैसे आपको जानना है कि अकाउंट्स में कितने चैप्टर है, पूरा बुक क्यों खोलना, इंडेक्स देख लो, टेबल ऑफ कंटेंट से पता चल जाएगा ना तुम लोगों को। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में जब बिजनेसमैन को जानना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से कितना पैसा लेना है और एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना देना, बस इतना ही जानना है, तब वो एक क्या करता है, समराइज नोट बनाता है। लेकिन यदि उसको जानना है कि मैंने कौन सी डेट में कब कब ट्रांजेक्शन किया था, कब पैसा आया, कब पैसा गया, तो उसके लिए वो लेजर्स को फॉलो करता है। जैसे कि सपोज मुझे जानना होगा राघव से मैंने कितना दिन क्लासेस किया, कब वो आया, कब नहीं आया, कितना फीस दिया, कितना नहीं दिया, उसके लिए मुझे राघव का लेजर खोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिटेल्ड में चाहिए। लेकिन मुझे एकदम नेट फिगर चाहिए कि राघव से कितना पैसा लेना है, दैट्स इट, डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं मुझे। तब मैं क्या करूंगा, समराइज पेज को खोलूंगा। क्लियर है? अब मुझे ये जानना है कि मैंने अपने बिजनेस में 15 अक्टूबर को क्या क्या ट्रांजेक्शन किया। तो जो भी बिजनेस में किया होगा वो मैंने लिख के रखा होगा ना। तो मैंने कौन से स्टेज में लिखा होगा, पहले स्टेज में रिकॉर्डिंग जब मेरा बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा, सबसे पहला काम तो लिखना है ना। तो मेरे को जब बिजनेस में डेट वाइज जानना है कि मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, तब मैं रिकॉर्डिंग को खोल लूंगा। लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में जानना है, तब मैं उसका लेजर खोल लूंगा। और लेकिन मुझे सिर्फ समराइज चाहिए, टोटली चाहिए, तो मैं समराइजिंग स्टेप में चला जाऊंगा, राइट। तो समराइजिंग स्टेज में हम लोग क्या करता है, ट्रायल बैलेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, यानी यहाँ पे बैलेंसेस होंगे सिर्फ। चलो ट्रायल बैलेंस तो बना लिया। जैसे कि तुम लोग का पहले सारा का सारा सिलेबस एक जगह रिकॉर्ड था, तो समझ में नहीं आ रहा था, यानी वो हो गया रिकॉर्डिंग। जब पूरा का पूरा सिलेबस एक ही जगह डाल दिया तो वो तो रिकॉर्डिंग हो गया। फिर क्या किया, सब्जेक्ट वाइज बुक बना दिया, तो मतलब क्लासिफाई कर दिया। फिर इतना मोटा बुक कौन पढ़ेगा, तो काम की बातों को तुमने क्या किया, समराइज नोट्स बना लिया। समराइज नोट्स तो बना लिया, मतलब ट्रायल बैलेंस बना लिया। बना के करोगे क्या, ये सब इतना मेहनत किया क्यों, एग्जाम दोगे। अरे तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेके उन लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को एनालाइज करेगा कि तुम लोग ढंग से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कितना मार्क्स आया, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ। और यही बात क्या करेंगे फिर उन लोग, कम्युनिकेट कर देंगे किसको, पेरेंट्स को। हमारे एकेडमिक लाइफ में यूजर्स कौन है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन बिजनेस में तो यूजर्स बहुत सारे हैं, हम उनको कम्युनिकेट कर देंगे। यानी एनालाइजिंग लेवल में मुझे फाइनल बिजनेस का नेट रिजल्ट निकालना है। नेट रिजल्ट बोले तो प्रॉफिट लॉस, राइट, एंड किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, दैट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो पता करना है, तो वो अपन एनालाइजिंग लेवल में करेगा। यानी एनालाइजिंग लेवल में हम लोग क्या करेगा, हम लोग बनाना सीखेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम इतना ही इस साल बनाना सीखेंगे। और भी बहुत कुछ होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, वो सब अगले साल, वो भी एनालिसिस का ही पार्ट है। क्लियर है यहां तक, डेफिनेशन क्लियर है। इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ financial transactions which can be measured in terms of money, includes recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation of the results thereof. क्लियर है, याद रहेगा। रिकॉर्डिंग लेवल में अपन क्या सीखेंगे, जर्नल और सब्सिडियरी। उसके बाद अपन क्या सीखेंगे, लेजर्स बनाना क्लासिफाइंग लेवल में। फिर ट्रायल बैलेंस मतलब समराइजिंग, एंड देन ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट एनालाइजिंग लेवल में।
एक बात बताओ, क्या आप ये स्टेप कर पाओगे क्या इफ आपने ऊपर वाले स्टेप नहीं किए? रिकॉर्ड ही नहीं किया तो बाकी के तो स्टेप भूल ही जाओ। इसका मतलब द प्राइमरी स्टेज है रिकॉर्डिंग, इसके बिना तो आप कुछ आगे के स्टेप कर ही नहीं सकते ना। इफ आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसका लेजर मतलब क्लासिफाई करोगे कहां, और उसका समरी बनेगा कैसे? नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया बिजनेस में अकाउंटिंग करने का? रिकॉर्डिंग। ये क्लियर है? डेफिनेशन एकदम क्लियर है? फिर से बोलना मेरे को, डेफिनेशन क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस which can be measured in terms of money, includes recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation of the results there. समझ में आया ना? मगज में रहेगा कौन से स्टेज में क्या करना है। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब थोड़ा लॉजिकल लग रहा है कि चीजें क्यों, क्योंकि हमने सिनेरियो को पढ़ा है कि धंधे में क्या क्या होने वाला है, तो इतना काम कुछ होगा तो ये सब तो सीखना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? अब यही तुम्हारा लाइफ साइकिल है, यही बिजनेस का लाइफ साइकिल है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है इसी को अपन अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। यदि कल को गलती से आपसे पूछ ले अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, साइकिल का मतलब जो घूमता रहता है घूमता रहता है, तो यही तो अकाउंटिंग साइकिल है। यस, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, उस ट्रांजैक्शन का आप लोग क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड दो जगह होता है, कहां? ये बनाओगे आप, ये बनाने के बाद आप क्या करोगे? लेजर्स बनाओगे, मतलब क्लासीफाई। लेजर्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा वो ट्रांजैक्शन। उसको बनाने के बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। शॉर्टकट में लिखा, तुम लोग मत लिखना। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये बनाएंगे। हर ट्रांजैक्शन के साथ यही होता है, पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको जर्नल या सब्सिडरी में रिकॉर्ड करो, फिर उसको लेजर्स में रिकॉर्ड करो, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाओ, ट्रायल बैलेंस से यहां लेके आओ, एंड देन ऐसा चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं अपन अकाउंटिंग साइकिल। आया समझ में? हाँ हाँ, फिर से ट्रांजैक्शन होगा, फिर से उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको लेजर में डालेंगे, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, फिर उसको ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस में। हर ट्रांजैक्शन, चाहे बिजनेस में पैसा लगाना भी एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस से खर्चा करना भी एक ट्रांजैक्शन है, एसेट खरीदना भी एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स को बाई करना ट्रांजैक्शन है, गुड्स को सेल करना ट्रांजैक्शन है, कुछ भी करो ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। क्लियर है? सब्सिडियरी बुक्स में हमने क्या क्या बात की, क्या क्या होता है सब्सिडियरी बुक्स में? कौन? कैश बुक हो सकता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर मिसलेनियस। बीच में मैंने बोला था दो नाम ध्यान रखना, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, जर्नल ही होता है और कुछ होता नहीं। अब तुमसे कोई भी पूछे एग्जाम में, स्कूल में, दोस्त में कि टोटल कितना सब्सिडियरी बुक्स होता है,
8। क्लियर है? नाम बोल पाओगे? सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? टोटल सेल्स। मार खाएगा। क्रेडिट टोटल क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स आएगा। टोटल सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। ठीक है? परचेज बुक में क्या आएगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये ध्यान रखना, इफ आपने क्रेडिट में एसेट खरीदा है तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा, परचेज बुक में सिर्फ गुड्स आता है। ठीक है? ठीक है? इन सबको सीखोगे तुम लोग। ये ऊपर के जो भी आपने 5 नाम लिखे हैं, इन सबको प्रॉपरली बनाना भी सीखेंगे अपन। और जर्नल तो मरते दम तक है। अब जब तक तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है तब तक तुमको जर्नल आना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने कॉमर्स चूज किया है तो आना ही होगा। अब एक चीज देखो, हमें ये समझ में आ गया कि बिजनेस है तो ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन होगा तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से पहले रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई, फिर समराइज, ये सब काम करना है। राइट? और बिजनेस बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। जब से ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ होगा तब से धंधा चल रहा है। कभी बार्टर सिस्टम चलता था, फिर करेंसी आया, ऐसे करके इवॉल्व हो ही रहा है ना बिजनेस। लेकिन बिजनेस चल रहा है इसका मतलब अकाउंटेंसी भी कब से चल रहा होगा? राइट? बट प्रॉपर तरीके से बुकिश नॉलेज से तो बाद में आया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं काम होता था, काम तो होता था, हिसाब लिखा जाता था। पुरानी मूवीज देखिए, हिसाब लिखने के बड़े बड़े राजा महाराजा या फिर उन लोग गांव के गांव खरीद लेते थे, गरीब लोगों को लोन देते थे, जबरदस्ती स्टाम्प पेपर पे स्टाम्प लगवा लेते थे, उनसे जबरदस्ती प्रॉपर्टी ले लेते थे। तो उनके साथ में ना पीछे पीछे एक आदमी घूमता है, ऐसे बाई खाता लेके एक बुक लेता है और वो ऐसे घूमता रहता है उनके पीछे पीछे, ऐसे घूमता रहता है उनके पीछे पीछे। और जैसे जैसे राजा जो काम करता था वो उसको लिख लेता था। इसको पैसा दिया, अच्छा इनको पैसा दिया, ऐसे लिख लिया। ओ इसको दिया, लिख लिया। इससे पैसा आ गया, लिख लिया। ऐसा करता था ना। ढंग से ऑब्जर्व करना, नेक्स्ट टाइम कोई पुरानी मूवी के अंदर में उसको हम लोग बोलते थे मुनीम जी, जो लाल कलर का खाता लेके घूमता ही रहता था बड़े मालिक के पीछे, बॉस के पीछे, राजा लोग के पीछे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को अपना हिसाब तो रखना होगा ना। अब राजा लोगों के पास इतना संपत्ति, इतना पैसा होता था, इतना कुछ लोन में देके रखते थे उन लोग भी, तो वो हिसाब कोई तो लिखने वाला था ना। उस लिखने वाले पर्सन को हम लोग बोलते थे मुनीम जी। राइट? मुनीम। अब वो मुनीम स्टैंडर्ड एरा में बन गया अकाउंटेंट। उस मुनीम को ही आज के डेट में बोला जाता है अकाउंटेंट। बट वो मुनीम जी के पास एक प्रॉब्लम क्या था पता है? उनको कंप्लीट ऐसा नॉलेज नहीं था इस तरीके से, लेकिन उनको लिखना आता था हिसाब, क्या क्या करना है, कुछ हद तक आता था, लेकिन पूरा नहीं आता था काम। यदि मुनीम जी को तुम गलती से बोल दो ना, मुनीम जी एक काम कीजिए ना, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, नहीं सकेगा। मुनीम जी को वो फॉर्मेट और हाँ उनको लिखना आता है, हिसाब वगैरह मुनीम जी कर लेंगे, लेकिन मुनीम जी को नेट रिजल्ट निकालना नहीं आता है। और निकाल भी देगा ना तो हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, बिकॉज ये बुकिश नॉलेज बहुत बाद में आया। आई बात समझ में? तो मुनीम जी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या काम करेंगे, जो जो काम हो रहा है उसको लिख लेगा और हर एक को अलग अलग फाइल में लिख देगा। लेकिन उसके आगे का काम मुनीम जी के बस का नहीं है। लेजर्स तक कर लेगा, लेकिन आगे का काम मुनीम जी बोलता है ना हो पाए हमसे। कर बनाते थे पुराने जमाने में, लेकिन आज के एरा में जो बेस्ट प्रेजेंटेबल वे होता है वैसे उनको नहीं आता था। उसके लिए ही तो इवॉल्व हुए अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत बाद में आया, उसके पहले आया लोग नॉर्मल पढ़ाई स्टार्ट हुआ, बीकॉम ग्रेजुएशन। कोई जमाने में जो ग्रेजुएट होता था ना उसका एक अलग लेवल होता था। ओ भाई साहब बीकॉम किया हुआ इसका, बीकॉम करना बहुत बड़ी बात होती थी। आप यदि 10th पास हो ये तो अपने आप में अचीवमेंट है।
12th पास हो मतलब आप फैमिली के गॉडफादर, और बीकॉम कर लिया फिर तो खत्म, उस शहर के राजा आप ही हो, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं ऐसा लगता पढ़ा लिखा में कॉमर्स में, राइट। तो इतना ज्यादा वैल्यू था। तो जब ये एजुकेशन इवॉल्व हुई तब हम लोग ये सब सिस्टमेटिक तरीके से करना स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले भी तो काम होता था ना। मुनीम जी क्या करते थे, बही खाता लिखते थे उसको, तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। मुनीम जी क्या करते थे, उस बुक्स को अच्छे से अपने पास मेंटेन रखते थे, इसीलिए उसको बोला जाता है बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग आगे चल के फ्यूचर में कन्वर्ट हो गया अकाउंटिंग के अंदर में। बुक कीपिंग का काम तो होता ही था। अब मुनीम जी है, बुक कीपिंग मतलब मुनीम जी कितना काम करेंगे, 2 ही लेवल तक का काम कर पाएंगे। वो या ये कर देंगे और ये कर देंगे, बट मुनीम जी के बस का काम ये नहीं है। उसके लिए तो क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। ये काम नहीं है, मुनीम जी को नहीं आता भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट लॉस बनाना एंड देन उसको कम्युनिकेट करना, ये मुनीम जी के बस का नहीं है। तो इसके लिए चाहिए था मुझे अकाउंटिंग, इसीलिए अकाउंटिंग आया समझ में। व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग, ये दोनों समझना बहुत जरूरी था। बुक कीपिंग बेसिकली क्या है, वो स्टेज जहां पे हम लोग रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करता है। और अकाउंटिंग क्या है, जहाँ पे बैलेंस शीट P&L अकाउंट वगैरह बना के, जहां पे अपन रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई होने के बाद समराइज और एनालाइज का काम करता है, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग पहला 2 हो गया, और बाद का 2 का काम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो एक बात बताओ, ज्यादा बुद्धि किसमें चाहिए, फर्स्ट 2 स्टेप में या लास्ट 2 स्टेप्स में, लास्ट 2। वहां नॉलेज चाहिए ना। इसका मतलब हायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग, बट a lower level of knowledge is required in case of bookkeeping। उसको कोई भी हो, किसी को भी समझा दो, एक प्लेन पेपर देके, देख भाई पैसा आएगा तो इस तरफ लिखना, पैसा जाएगा तो इस तरफ लिख देना, बस तू इतना लिख देना, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए तो नॉलेज चाहिए ना आपको, राइट। तो आपको बुक कीपिंग में ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, वेयर एज अकाउंटिंग में नॉलेज चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, बुक कीपिंग का काम होने हुआ ही नहीं है, आप अकाउंटिंग का काम कर सकोगे क्या, पहला 2 स्टेप ही नहीं हुआ तो थर्ड और फोर्थ स्टेप कैसे करोगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। ऐसा बोल सकते हैं ना कि अकाउंटिंग तभी स्टार्ट होगा जब मेरा बुक कीपिंग का काम खत्म होगा। इज इट क्लियर, नॉलेज का लेवल कहां पे ज्यादा चाहिए, अकाउंटिंग में चाहिए और वहां नहीं चाहिए। कहां पे सीनियर लेवल का स्टाफ काम करेगा और कहां जूनियर लेवल का, अकाउंटिंग में सीनियर लेवल की स्टाफ चाहिए और बुक कीपिंग में जूनियर लेवल का स्टाफ चाहिएगा मेरे को। कहां पे मेरा डेली का काम होता है और कहां मेरा लास्ट में जाके काम होगा, बुक कीपिंग में डेली का काम है, धंधे में डेली ट्रांजेक्शन होगा, डेली रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो यानी ये मेरा रूटीन और क्लरिकल है, रूटीन वर्क है, डेली का काम करना बुक कीपिंग। वेयर एज अकाउंटिंग क्या है, एनालिटिकल है, वहां पे हम लोग एक प्रोसेस के साथ, बहुत बाद में अकाउंटिंग का काम आता है, क्योंकि जब तक पहला 2 स्टेप कंप्लीट नहीं होगा मेरा कोई काम नहीं बैठा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे डेली का काम कहाँ है, बुक कीपिंग, वेयर एज अकाउंटिंग में क्या है, एनालिटिकल। समझ में आया ये, तो यही तो डिस्टिंग्विश है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, यही तो है सिंपल, दिमाग में रहेगा। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग मतलब पहला 2 स्टेप्स ऑफ डेफिनेशन। यहाँ पे कौन काम करता है, मुनीम जी, मुनीम जी से हायर वर्जन आया अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट से हायर वर्जन आया चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसको क्या नॉलेज होता होगा, उसको अकाउंटेंसी का नॉलेज है। एक होता है बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटिंग, और एक होता है अकाउंटेंसी, मतलब पूरा कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, जहां पे प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट, कम्युनिकेशन, वो सब उन्हें आता है। तो वो हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। क्लियर है, पहले हो गए मुनीम जी बुक कीपिंग, देन अकाउंटेंट मतलब अकाउंटिंग, एंड देन सीए मतलब अकाउंटेंसी। क्लियर है ये चीज, ये 3 लेवल्स में है। तो जिस दिन आप सीए बन गए उस दिन मतलब यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। इज इट क्लियर, यानी हर फॉर्म ऑफ बिजनेस का अकाउंटिंग अब आपको करना आता है, बिकॉज इंडिया के अंदर में एक सीए के सिग्नेचर की वैल्यू इज मोर देन द पीएम सिग्नेचर। क्योंकि हमने किसी के बिजनेस की अकाउंटिंग की सिग्निफाइड कर दिया, वहां सिग्नेचर मार दिया कि हाँ ये सब कुछ सही है, फिर वो अप्रूव्ड है, बिकॉज वी हैव अ नॉलेज ऑफ
अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटिंग तो भाई बीकॉम का बंदा भी कर सकता है, बट साइन तो बीकॉम का बंदा नहीं कर पाएगा। साइनिंग करवाना है यानी ऑडिट करवाना है तो कौन चाहिएगा, सीए ही चाहिएगा। इज इट क्लियर? इसीलिए इतना डिग्निफाइड प्रोफेशन है वो, और नेवर एंडिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होगा ये, इतना स्कोप है इसके अंदर, कुछ नहीं होगा। अरे सब सुनो सुनो सुनो, ऐसे तो ना बोलने वाले ये भी बोलते धंधा खत्म है आजकल, इस धंधे में कुछ नहीं रखा। तुम किसी बिजनेसमैन के पास चले जाओ, रेयरली 10% को छोड़ दो, वो रोते हुए मिलते हैं, अब धंधे में कुछ नहीं रखा, धंधे में कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन धंधा बंद क्यों नहीं कर देते? कुछ और स्विच करने का स्विच भी नहीं करते, बट कोई नया पर्सन करने जाएगा ना, उसको यही बोलेंगे इसमें कुछ नहीं रखा, आजकल तो कुछ नहीं है, जॉब करो जॉब करो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। आई बात समझ में? खुद धंधा छोड़ नहीं रहे, लेकिन दूसरे को बोल रहे हैं धंधे में कुछ नहीं है। खत्म हुआ क्या? सदियों भी चली गई, आज भी बिजनेस चल रहा है, और जब तक ह्यूमन बीइंग है तब तक चलता जाएगा। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे इनोवेशंस आपको लेके आना पड़ेगा, वो तो ट्रेंड है, वो तो टाइम की वैल्यू है कि आप लोग को चेंज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आपको आना चाहिए। अब पुराने जमाने वाले लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आता था, आजकल क्या है, आप व्हाट्सएप पे भी धंधा कर लेते हो, इंस्टाग्राम से धंधा कर लेते हो, धंधा थोड़ी खत्म हो गया, धंधा करने का तरीका बदल गया। तो सिमिलरली जितने लोग भी बोलते हैं ना सीए में स्कोप नहीं है, या तो वो खुद बन नहीं पाया या उसको काम आता नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। बाकी कौन बोलता है स्कोप नहीं है? हर चीज में स्कोप है, हर चीज में स्कोप है, बस आपकी औकात होनी चाहिए पैसा कमाने की। यदि आपके पास उस एक्स कैलिबर या नॉलेज है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको पैसा कमाने में। कोई बोलता है क्रिकेट में स्कोप नहीं है, पहले तो यही बोलते थे क्या करोगे जाके, इंडिया में 100 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, 11 खिलाड़ी तो टीम इंडिया में खेलता है, कहाँ मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्कोप तो उस टाइम भी था, बल्कि स्कोप बढ़ गया है अब, और ज्यादा स्कोप है अब तो। अब तो सिर्फ रणजी खेल लो तो लाखों रुपए कमा लेते हो, और आईपीएल खेल लिया तो बल्ले बल्ले, और बाकी काउंटीज तो कितना होता है। तो कौन सा ऐसा चीज, मेरे को एक चीज बताओ जिसमें स्कोप नहीं है। स्कोप बनाना पड़ता है, आपको नजरिया बदलना पड़ेगा, स्कोप ही स्कोप है। ठीक है, तो अब देखो लिखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिस्टिंग्विश बिटवीन bookkeeping and accounting। एक साइड में बुककीपिंग, बुककीपिंग बोले तो कौन आदमी, मुनीम जी, और अकाउंटिंग बोले तो अकाउंटेंट्स लोग। ठीक है, बुक कीपिंग में क्या होगा, पहला 2 स्टेप तक डेफिनेशन आ जाएगा। इन शॉर्ट अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा उसको ब्रेक कर दो तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डेफिनेशन बन जाएगा। फर्स्ट 2 स्टेप तक जो डेफिनेशन है वो आपका किसका रहेगा, बुक कीपिंग का। तो बुक कीपिंग इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ transaction which can be measured in terms of money and includes recording and classifying। तो अकाउंटिंग क्या करता है, आपका समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन इन एडिशन टू बुक कीपिंग, वो काम तो आता ही होगा उसको। इन एडिशन टू बुक कीपिंग
it includes summarizing, analyzing and communication. इंटरप्रिटेशन मतलब कम्युनिकेशन ही होता है। अब कोई भी आपसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डेफिनेशन पूछेगा, बोल पाओगे? कुछ नहीं है, दिमाग में अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद रखना, बस उसको ब्रेक कर देना, दोनों का डेफिनेशन बन गया। क्लियर है? तो बताओ कौन सा पहला स्टेज है और कौन सा दूसरा स्टेज है? तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, पहला स्टेज है मेरा, और अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। दैट इज, ये कब शुरू होता है? Yes, accounting starts when bookkeeping ends. इसमें डेली काम करना होता है बुककीपिंग। तो बुककीपिंग is a routine and clerical work, लेबर का जैसे करते ही रहो। क्लरिकल वर्क, क्लर्क के जैसे काम करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ नया नहीं है, नयापन नहीं है। वेयरएज अकाउंटिंग में क्या है? एनालिटिकल है। करंट एसेट्स को अलग करेंगे, नॉन करंट एसेट्स को अलग करेंगे, इसको यहाँ डालेंगे, उसको वहां डालेंगे। तो अकाउंटिंग इज अ accounting is analytical in nature। वो है मेरा रूटीन और क्लरिकल, और ये है एनालिटिकल। नीचे आपका स्टूडेंट वेट कर रहा है, वो बाहर लोग पूरा एकदम मस्त बढ़िया है। इधर में ज्यादा बुद्धि चाहिए। तो इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय, थोड़ा सा नॉलेज होने से भी हो जाएगा, ऐसे नहीं पागल को भी बैठा दोगे तुम लोग। इट कैन बी परफॉर्म बाय लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, whereas अकाउंटिंग कौन परफॉर्म करता है? हायर लेवल नॉलेज। इट इज परफॉर्म बाय persons having higher level of knowledge। बुक कीपिंग नॉर्मली कौन परफॉर्म करता है? कैसे, किस टाइप का स्टाफ? परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। और अकाउंटिंग इज परफॉर्म बाय मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? एक ही मुद्दा है, सिर्फ रिकॉर्ड करना। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू record the
ट्रांजैक्शंस, लेकिन अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? Its main object is to find out net result of the business. प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ? क्लियर है? इतना दिमाग में रखना है अपने को, बहुत है, कोई बात नहीं, इतना कर लेंगे तो भी बहुत है। समझ में आया? आज आपने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा, अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी भी कुछ कुछ छोटा छोटा पार्ट अपने को करना है, जैसे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, उसमें डिस्टिंग्विश पढ़ना है। देन लिमिटेशंस क्या है, कितना तरीके का अकाउंटिंग होता है, कितना तरीके का अकाउंटिंग होता है। जैसे फैक्ट्रीज में अलग तरह का अकाउंटिंग होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलता है। ट्रेडिंग बिजनेस में अलग तरीके का होता है। गवर्नमेंट मॉड्यूल्स के लिए अलग अकाउंटिंग करते हैं, मालिक लोग के लिए हम लोग अलग अकाउंटिंग करता है। तो हर टाइप के लिए अलग अलग तरह का अकाउंटिंग होता है। तो वो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी अपने को सीखना है। ज्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद ये पूरा सम अप हो जाएगा अपना। क्लियर है? लेकिन आराम से धीरे धीरे करके, इतना अच्छे से रिकॉल करने का, जब भी नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करोगे पुराना पूरा पढ़ के आओगे। आंसर देखो, एक होता है पहले समझना होता है, समझने के टाइम लेमैन में समझो, जो आप डे नाइट लैंग्वेज में बोलता है या जो आप किसी को समझा पाएगा नॉर्मल, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम है अपना एग्जाम में प्रेजेंट करना, तो वहां तो इंग्लिश में करना होगा ना। फिर कोशिश करो अपनी ही लैंग्वेज को अच्छी तरीके से इंग्लिश में बोलने का। नहीं आए तो जो हमने नोट्स लिखा है उसको पढ़ो 2-3 बार, अपने आप वो वर्डिंग्स आ जाएगा। बिकॉज अकाउंट्स में एकदम टू द पॉइंट नहीं लिखना होता है, या रटना नहीं होता है, बस आपको अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है इन अ प्रॉपर वे, अच्छी इंग्लिश यूज करके। क्लियर है? ठीक है, इतना रिवाइज करना, फिर आगे और कंटिन्यू करेगा। That's all for today. Thank you. Welcome.